नाजरीन आदाब, आपकी बात से मैं अरशद जमाल। अज़ीज़ मेडिकल स्टोर के नाम से मशहूर ये घराना मोहल्ला हुसैनपुरा मऊनाथ भंजन में है, जिनका ताल्लुक़ ख़ास तरीके से एक तरह से कहा जाए तो बुनकर परिवार से ही है। उस ख़ानदान की एक बेटी रशीका ताज ने नीट क्वालिफ़ाई किया है, तो आज हम उसके घर आए हैं बात करने के लिए। इन्हीं के परिवार में रफ़ी अतहर साहब, जो कांग्रेस के एक मारूफ लीडर हैं, जिनको मऊ में जाना जाता है उनके इखलास को और उनके खुलूस को। और इस घराने में इनके परदादा से लेकर दादा और सारे लोग तालीम याफ्ता हैं। रशीका की अम्मी जो हैं वो मिफ्ताहुल उलूम की शाख औरंगाबाद में टीचर हैं, और ये इन्होंने ही परवरिश की है रशीका की, और इन्हीं की ज़ेर निगरानी रशीका ने इतना बुलंद मकाम हासिल किया। तो आइए रशीका से बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ तक पहुँचने में इनको किन दुश्वार गुजार मराहिल से गुज़रना पड़ा, और रशीका से हम ये भी जानेंगे कि लड़कियों की तालीम में किस तरह की जो दुश्वारियाँ आ रही हैं उन दुश्वारियों से कैसे निपटा जा सकता है। तो रशीका, आपका बहुत स्वागत है आपकी बात में। शुक्रिया शुक्रिया। और ज़रा तेज़ बोलिएगा। तो पहले तो ये बताइए कि आपकी जो बेसिक एजुकेशन है वो कहाँ से हुई? मेरी 4th तक एजुकेशन जो है मॉडर्न नर्सरी स्कूल औरंगाबाद से हुई, और फिर मैंने 5th से स्कॉलर पब्लिक स्कूल से हाई स्कूल मतलब स्कॉलर पब्लिक स्कूल से किया, और 12th मैंने AMU से किया। अच्छा जी। और फिर उसके बाद कौन सा अटेम्प्ट था ये? मेरा 3rd अटेम्प्ट था। 2 अटेम्प्ट में कहाँ तक पहुँची थी? मेरा मतलब जो 1st अटेम्प्ट था मेरे उसमें 601 मार्क्स मुझे मिले थे, लेकिन मतलब कुछ मार्क्स से ही बस मैं रह गई थी। अच्छा। और फिर लास्ट ईयर घर पे थी, तो जिसकी वजह से मुझे थोड़ी प्रिपरेशन में प्रॉब्लम हुई, मतलब उतना अटेंशन नहीं दे पाई मैं, तो जिसकी वजह से मतलब मेरे मार्क्स और डाउन हो गए। तो फिर मैं कोटा गई और वहाँ पर पूरा टाइम पढ़ाई की, तो फिर अल्लाह के शुक्र से मेरे 6। तो कोचिंग बस यही 1 साल किया? नहीं, 1 साल कानपुर में भी थी। अच्छा। जिसमें 601 मार्क्स आए थे। दोनों जगह कोचिंग में क्या फ़र्क मिला? वहाँ पे मतलब पंक्चुअलिटी सबसे बड़ी बात, मतलब उन्होंने बोला कि कानपुर की कोचिंग में था कि जो चीज़ें थी कानपुर की कोचिंग में कि मतलब हम आपका सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, बहुत सारी टॉपिक्स उन्होंने कंप्लीट नहीं कराई, लेकिन एलन में ये सारी चीज़ें थी कि हमारे टाइम पे सिलेबस कंप्लीट हो गया, हमें कुछ टाइम मिला हम सेल्फ स्टडी करने का, तो ये सारी चीज़ें थी। और वहाँ पर टीचर्स जो थे मतलब कानपुर में थोड़ा पंक्चुअल नहीं थे, लेकिन एलन के टीचर्स बहुत ज़्यादा पंक्चुअल थे, तो ये सारी चीज़ें थी। मतलब टीचर्स पंक्चुअल हैं तो स्टूडेंट को भी अपने आप पंक्चुअल बनना पड़ता है, तो यही सब था। कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम लोग 3 भाई बहन हैं, 1 भाई और हम 2 बहनें हैं। क्या करते हैं भाई? भाई अभी माशाल्लाह से उसका 10th कंप्लीट हुआ है, और AMU में उसका भी सिलेक्शन हो गया है। अब वो इसी साल? जी जी। अरे वाह, बहुत मुबारकबादी है। और बहन एक और छोटी जो? हाँ, वो क्लास 7th में अभी स्कॉलर पब्लिक स्कूल में। ये बताइए कि इस जैसे 3 अटेम्प्ट में आपने कामयाबी हासिल कर ली, तो इसमें आपको किस तरह की दुश्वारी सामने आई वो ज़रा बताइए थोड़ा सा। मेरे लिए थोड़ा फिजिक्स प्रॉब्लम, ये जो कोरोना बीच में आया लॉकडाउन, हाँ, तो उसने भी खलल डाला होगा बहुत ज़्यादा। उसी में मैं परेशान हो गई थी, मतलब इसी वजह से मेरा 1 साल मतलब ड्रॉप और हो गया। घर पे थी और अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाई, तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने उसे एक मौका समझा, और मैंने शायद उसमें उतनी अटेंशन पे नहीं करी, जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हुई और मेरे मार्क्स कम हो गए थे। अल्लाह करे कि आप इसको 5 साल ठीक ठाक से पूरा करें, तो उसके बाद ही आ जाना है सेवा में, या अभी मास्टर डिग्री लेने का? इंशाल्लाह मास्टर्स की डिग्री लूँगी फिर। अच्छा, अम्मी आपकी टीचर हैं, तो अम्मी के टीचर होने का कुछ फ़ायदा मिला? जी, अम्मी का बहुत ज़्यादा, मतलब कभी कभी होता है ऐसा कि मतलब इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक इंसान फील करता है, तो अम्मी ने बहुत संभाला है मुझे। पेरेंट्स का इस मामले में तो बहुत ज़्यादा किरदार रहता है। तो अब्बू आपके साथ नहीं हैं, तो अम्मी ने आपकी पूरी परवरिश की और पूरी निगरानी की। जी। तो यानी ये मानती हैं कि अगर माँ अकेली भी हो तो बच्चों को तालीम दे सकती है अगर इरादा मजबूत हो। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी अम्मी इसका जीता जागता एग्जाम्पल हैं, और फिर मेरे मामू लोग का भी बहुत वो रहा है, उनके बगैर मतलब उनके सपोर्ट के बगैर शायद नहीं पॉसिबल था। ननिहाल का भी बहुत सपोर्ट रहा है, अम्मी अकेले शायद नहीं कर पाती, मामू लोग का भी बहुत सपोर्ट रहा है। तो इसमें जिस तरह की प्रिपरेशन आपने की, तो उसमें किस तरह की प्रिपरेशन और बच्चों को करनी चाहिए? जैसे 2 मरतबा की नाकामी के बाद तीसरी मरतबा आप कामयाब हुई हैं, तो नाकामी से भी बहुत कुछ सीखा जाता है।
तो 2 मरतबा की नाकामी के बाद का आपने कुछ सीखा, क्या चीज़ जो रह जाती थी और इस बार नहीं रही? मिस्टेक्स को एनालिसिस करना। अच्छा। मैंने बहुत मतलब क्वेश्चन पेपर, मतलब पिछले 2 सालों में क्वेश्चन पेपर्स किए और मेरी जो गलती थी वो मैंने एनालिसिस नहीं करी, लेकिन इस साल मैंने एनालिसिस करी, उसका मुझे बहुत फ़ायदा मिला। टाइम टेबल का शेड्यूल जो है 2 तरह का बच्चे आम तरीके से बनाते हैं। एक तो बच्चे वो बनाते हैं कि टाइम उनका फिक्स होता है कि फ़लाँ टाइम से फ़लाँ टाइम तक मुझे ये काम करना है और वो काम करना है, और कुछ लोग हैं तो अपने कोर्स को करते हैं टारगेट कि मुझे आज इतना दिन पढ़ना है। तो दोनों में कौन सा अपना है? शेड्यूल फिक्स हो गया था कि मुझे ऐसे पढ़ना है, मतलब कोर्स का मतलब वो नहीं था, मतलब जितना टाइम मैंने ड्यूरेशन दिया हुआ है उस टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग मैं पढ़ती थी। अच्छा। खाने पीने का क्या रूटीन रहता है, क्या टाइम टेबल रहता है, ज़रा बताइए। खाने पीने का वहाँ पर सिर्फ सब्ज़ी मिलती, सिर्फ सब्ज़ी मिलती मतलब वहाँ पढ़ाई तो ठीक होती है मगर खाना ठीक नहीं है। हाँ, खाने का, और माशाल्लाह से मैं बहुत मतलब खाने की शौकीन हूँ। अच्छा। तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता था तो ऑर्डर करना पड़ता था। अच्छा। क्या पसंद है खाने में आपको? चिकन। अच्छा। तो अब आगे का जो आपका प्लान कुछ ना कुछ दिमाग में आपके होगा, तो उस प्लान को लेकर आप जो दूसरे बच्चे हैं आपके पीछे जिनके लिए आप रोल मॉडल बन गई हैं अब, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस लगे रहो, हार मत मानो और अपने मिस्टेक्स को सुधारो, उनसे सबक लो। दैट्स इट। सब्जेक्ट में किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहेंगे? सारे सब्जेक्ट ही बराबर हैं, मतलब कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आप मतलब उसको छोड़ के आप किसी सब्जेक्ट को छोड़ के आप 2 सब्जेक्ट्स को देखें तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अब कट ऑफ इतनी हाई जा रही है कि आपको सारे सब्जेक्ट्स को साथ लेकर चलना पड़ रहा है। कौन से सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम रही कुछ, और कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा आपका दिल लगा? बायो मेरी फेवरेट रही है और फिज़िक्स में मुझे प्रॉब्लम हुई है। तो आने वाले दिनों में जो बच्चे इस फील्ड में लगे हुए हैं या जो बच्चे और भी काम करना चाहते हैं, उनको क्या पैगाम है आपका? लगे रहो, कोशिश करो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है बस। तो आगे आने वाले दिनों में जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इस बार 12 के बच्चों के आसपास का नतीजा भी सामने आ रहा है, कल तक उम्मीद है कि पूरा आ जाएगा। तो मऊ के माहौल में जैसे जिनके वालिदैन बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, आपकी अम्मी तो मान लीजिए पढ़ी लिखी हैं, लेकिन आपकी अम्मी की भी जो तालीम है वो दूसरी है और आपकी फील्ड दूसरी थी, तो माँ बाप का कम तालीम याफ्ता होना कितनी रुकावट होता है? रुकावट बिल्कुल भी नहीं है, मतलब हम पढ़ रहे हैं, हमें पता है कि हमें क्या पढ़ना है, कोचिंग से हम ले रहे हैं तो उससे हमें गाइडेंस मिलती रहती है कि हमें क्या पढ़ना है। माँ बाप का एक तरह सपोर्ट ये है कि मतलब इमोशनल सपोर्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब इंसान कभी मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं तो घर पे फ़ोन किया कि अम्मी मुझे बहुत डर लग रही है, ये है वो, तो ये सारी चीज़ें थी। तो पेरेंट्स इमोशनल सपोर्ट कर रहे हैं और अगर बच्चा पढ़ना चाह रहा है तो उनको सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। और उससे ज़्यादा बच्चे चाहते भी नहीं है कुछ, सपोर्ट करें पेरेंट्स। That's it. रशीका के मामू हैं रफ़ीअतर साहब, आइए इनसे भी बात करते हैं। रफ़ीअतर साहब, आपका घराना तो बहुत पहले से तालीम याफ्ता है, सुनते हैं कि आपके परदादा भी उस ज़माने में हाई स्कूल पास किया था, तो भांजी ने आपके एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ये तो जीन्स में होता है, वो बच्चों के अंदर होता है। हमारे परदादा मौलवी अलाई बख्श साहब जो एक आलिम दीन थे और बहुत खूबियों के मालिक भी थे, और वो उस वक्त जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, आज़ादी के पहले, वो रंगपुर एक जगह बांग्लादेश में पड़ती है, वहाँ वो शिक्षक थे और वहीं वो तालीम देते थे। हाँ, उस ज़माने में? हाँ, उस ज़माने में वो वहाँ तालीम देते थे। और उनके साहबजादे हाजी अब्दुल अजीज़ साहब, जिसके नाम से मेरा मेडिकल स्टोर भी है, वो बहुत बड़े सामाजिक कारकुन थे। और उनका एक शाहकार कारनामा जब हम लोग कभी सोचते हैं तो आंखों में आंसू भी आ जाता है कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी जो 12 बीघा कब्रिस्तान है, उनके बहुत सारे फॉलोअर भी थे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने दम पर अकेले वो कारनामा अंजाम दिया हो। और उतनी बड़ी कब्रिस्तान को बाउंड्री कराना, उसके लिए केस लड़ना, ये उन्हीं का काम है। हाँ, उसके लिए वो 2 मरतबा जेल भी गए, जेल भी भरी। उस समय जय बहादुर सिंह वगैरह भी हुआ करते थे और जो भी लीडरान थे उस समय बहुत मुखलिस थे। उस समय इतनी फ़िरका परस्ती नहीं थी। और हमारे दादा ने, हमारी वालदा बताती, हमको तो अपने दादा का याद नहीं है,
कि जब वो घर से निकलते थे कहते थे कि रज़िया तुम रोटी बना दो और भेली मैं ले लूँगा, इसलिए कि आज कौम का मुझको काम करने आजमगढ़ जाना। उस समय कोर्ट आजमगढ़ हुआ करती थी। तो उस ज़माने में वो मैं जान रहा हूँ कि इधर पूर्व जवार में अकेले वो ऐसे आदमी थे जो तालीम याफ्ता थे। इसी तरीके एक वाक़या हमारी वालदा नकल करती हैं कि उस ज़माने में कोई एक तार आया किसी के वहाँ और आके वो बहुत ज़्यादा रोने लगा। कि पहले तार आता था लोग यही समझते थे कि उनका किसी की मैयत हो गई या किसी के कोई कैजुअलिटी हो गई या उस तरीके की कोई नागहानी चीज़ पेश आ गई हो। तो लेके आया हमारे दादा के पास। तो हमारे दादा ने तार को देखा तो कहते कि कहाँ रो रहे हो भाई? तो कहते कह रहे भाई हम इसलिए रो रहे हैं कि लग रहा है कोई मर गया। कहते नहीं भाई, बड़ी खुशी की बात है आपकी कि आपका बच्चा फला जगह काम पा गया है। वाह। तो इस कौम के बच्चों को जिस तरीके से हमारी भांजी और मऊ के बहुत सारे लोगों ने क्वालिफाई किया है, मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूँ। पहले वो ज़माना था कि तार देख के लोग रोते थे और आज ये ज़माना है कि बच्चे कहाँ जाके क्वालिफाई कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात। और मैं अभी आप में भी है कि आप भी सामाजिक खिदमत करते रहते हैं। सामाजिक खिदमत भी करते हैं और लोगों को तालीम में बेदारी भी करते हैं, जागरूक भी करते हैं। अपने गांव मोहल्ले पड़ोस के बच्चों को या मिलने जुलने वालों को भी कहते हैं कि तालीम करो। उन्हीं का खमीर हमारे वालिद साहब में भी था। हमारे वालिद साहब यही कहते थे कि भाई अगर आज के युग में किसी के पास तालीम नहीं है, उस समय आज सके 50 साल पहले, तो वो 2 कौड़ी का आदमी है। उसी का नतीजा था कि हमारी बहन एक है अंसारी मेडिकल स्टोर में, शाहदा खातून, उनका भी लड़का MBBS है। तो जब वो हाई स्कूल करने उधर जाती थी, सोनी धापा इंटर कॉलेज वही था एक, और बाकी कोई इधर स्कूल नहीं था। तो कहते हैं कि राहुल हसन काहे को जन भेजे थे, बड़ा ज़माना ख़राब। कहते कि अरे भाई मैं तालीम देने के लिए बच्ची को भेज रहा हूँ। और उस ज़माने में 78 में इधर पूर्व जवार में पहले हाई स्कूल की मेरी बहन थी। 78 में उन्होंने हाई स्कूल किया था और इतना तालीम से हमारे वालिद को लगाव था, और वही लगाव आज हमको भी अपने बच्चों से। ये रफ़ीअदर साहब को आप सुन रहे थे कि ये मैसेज तो ज़रूर दिया है कि अगर आप अकेले भी हैं और आपका इरादा मजबूत है, अज़्म अगर आपका मुसम्मम है, तो आप अपने रास्ते को भी कामयाबी की तरफ ले जा सकते हैं और आपकी जो नस्लें हैं उन्हें भी कामयाबी का रास्ता दिखा सकते हैं। इरादा मजबूत होना चाहिए, तभी हम और आप सब कामयाब हो सकते हैं। आपकी बात से मैं अरशद जमाल।